हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो हम आपको टेलीग्राम पे मेंशन कर देंगे फिर, ठीक है। चलिए, जितने क्वेश्चंस मिले हैं उतने हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये आपके जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। किस राज्य से रिलेटेड है? आपके हरियाणा राज्य से ये संबंधित है, ठीक है। इनको गोल्ड मेडल मिला था कब? जब इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक का दिया था। आगे चलते हैं, कुछ और एक दो जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। प्लेयर्स, ये आपके रानी रामपाल जी हैं, इनके बारे में पूछा गया है। एक दो प्लेयर्स और देखते जाएंगे जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में, ठीक है। रानी रामपाल जी हैं, ये आपके हॉकी प्लेयर हैं। और एक और है आपके दीपा मलिक, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये हम आपको वो करवा रहे हैं, ये आपके एथलीट हैं। और हिमा दास, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं कि हिमा दास आपके किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके एक धावक हैं। कहाँ से? असम से। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपका नीरज चोपड़ा वाला क्वेश्चन था, ये आपका CHSL एग्जाम में आ चुका था 2019 में भी। इसके अलावा आपका GD 2025 में भी अभी आ चुका है एक बार। और इन्होंने गोल्ड जीता था, मैं आपको मेंशन ही कर देती हूँ कब। एशियाई गेम 2018 में। इसके अलावा इन्होंने 2018 में ही राष्ट्रमंडल खेल में भी गोल्ड जीता था, ठीक है। और 2022 में भी जीता था। बताइए, तो मेंशन कर देती हूँ मैं, इधर मेंशन कर रही हूँ। 2020 में कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड, ठीक है। तो जितना हमें लगता है इंफॉर्मेटिव है उतना हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका आ चुका है, MTS में आ चुका है। हमने आपको करवाया था 2023, GD 2025 में भी आ चुका है आपका। तो ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं। हमने आपको पहले बोला था भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको 2009 से 10 में कौन सा सम्मान दिया गया था? क्वेश्चन आपका आ चुका था। तो कालिदास सम्मान दिया गया था इनको। कालिदास सम्मान जो है कौन प्रोवाइड करता है? आपका गिवन बाय मध्य प्रदेश सरकार। या जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बता दें। इसके अलावा इनको जो है आपका 2002 में मिला था आपका पद्मश्री। और 2013 में इनको दिया गया है पद्म भूषण। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। IFSC कोड कितने अंक का होता है? 11 अंक का होता है। इसका जो फुल फॉर्म है बच्चे लोग वो हो जाता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बैंकिंग एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपका। IFSC कोड का आप पता कैसे लगा सकते हैं? अगर आपको जानकारी निकालनी है तो आप इसके अलग अलग मेथड, जैसे कि आप पासबुक में देखते होंगे, पासबुक से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको चेकबुक से पता चल जाएगा, आपका वहाँ भी शो करता है। बैंक बाय बैंक के थ्रू जा सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू पता कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका था कि इसका पता लगाने की कौन कौन सी तकनीक है। देखो, IFSC के द्वारा आपका जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है वो कितने तरह से होता है? एक होता है आपका NEFT के थ्रू, एक होता है RTGS के थ्रू, और एक आपका किसके थ्रू होता है? IMPS के थ्रू, ठीक है। और सबके ही फुल फॉर्म आते हैं, इसलिए फुल फॉर्म भी एक बार देख लो। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS का आपका फुल फॉर्म। ये बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन अब यहाँ पे आया है इसलिए हम आपको बताते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और IMPS की अगर आप बात करेंगे तो आपका हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके फुल फॉर्म। आगे चलते हैं। जो इसके 11 कोड्स होते हैं वो आपको किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं वो देखो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके इसके 11 में फर्स्ट 4 लेटर होते हैं, फर्स्ट 4 लेटर
वो आपका बैंक कोड होते हैं, आपका बैंक का नाम आपको शो करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि PUNB, ठीक है। चलो, और आगे और फिर आपका बीच में मिडिल में होता है जो एक सेकेंड होता है, मिडिल में आपका 0 होता है, तो इसका जो 5th लेटर होता है वो हो जाएगा आपका 0। और जो रिमेनिंग आपके रिमेनिंग 6 लेटर होंगे, रिमेनिंग 6 लेटर वो आपके बैंक ब्रांच कोड हो जाएंगे, ठीक है। ब्रांच कोड लाइक जैसे कि आपका है PUNB 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बैंक कोड यानी कि बैंक नेम। 0 आपका हो गया 5th लेटर, और लास्ट के आपके हो जाएंगे ब्रांच कोड। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? MTS एग्जाम में आ चुका है, अभी आपका 2022 में भी आ चुका है, GD एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है आपका। हमने आपको बताया था कोणार्क हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है। एक नृत्य उत्सव है, कितने दिन का? 5 दिन का। अब याद आया, हमने वहाँ पे डेज भी लिखाए थे। 5 डे का उत्सव है, 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 to 5 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है आपका। आगे चलते हैं। कुछ और त्योहार हैं जिनको हमने आपको मेंशन कर दिया है, टाइम की कमी की वजह से आपको खुद से रेडी करना है, ठीक है। अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आपको लिस्ट मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव, देखो 2024 में पूछा गया है। 2024 में आपके डॉक्टर PK मिश्रा जी थे, यानी कि प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। चलो आगे, ये हमने देखो आपको के लिए मेंशन कर दिया। अगर हम लिखाते तो बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए हमने आपको मेंशन कर दिया। आंध्र प्रदेश में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो पूछे जा चुके हैं। देखो अंबुबाची अभी आपका आया था ना, दशहरा को लेके एक क्वेश्चन हमने आपको कल बताया था, कल भी आया था, है ना। इसके अलावा आपका लोसर आ चुका है। हमने कुछ कुछ चीजें मेंशन कर दी हैं आपको। बिहू आ चुका है आपका, बैसागु आ चुका है, भोगली भोगली बिहू तो आ ही चुका है ना। मध्य प्रदेश में भी देखो आपका आ चुका है, और मेघालय का भी मेंशन कर दिया है। महाराष्ट्र आपका, मणिपुर और सावित्री ये वाला आ चुका है आपका, याओसांग भी आ चुका है। जब चारकुट आपका GD, ये GD 2025 में जो आए हैं, हॉर्नबिल भी देखो आ चुका है, ठीक है। ये आपके GD 2025 में भी हमने इंक्लूड कर दिए, जो त्योहार आए हमने उनको टिक कर दिया है, एक बार इसको रीड कर लेना। शकों को किस अन्य नाम से जानते थे? देखो शकों को इंडो-सीथियन के नाम से जाना जाता था। शकों का क्या था कि इसको जो शासन स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। इंडो-सीथियन शासन स्थापित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे मेयस। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन्होंने 5 शाखाओं में विभाजित किया था राज्यों को, वहां पर शासन किया था। जैसे कि आपका 5 स्थान अफगानिस्तान थे, पंजाब थी, पंजाब राजधानी तक्षशिला हो गई, मथुरा हो गया, और पश्चिमी भारत हो गया, और उत्तरी दक्कन, है ना। इस तरह से अभी इसको मुझे नहीं लगता बताना जरूरी है, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, फिर कभी करा दूंगी। इसमें जो आपके शासक थे वो मोस या मोगा थे, एजेस फर्स्ट, एजेस सेकेंड, नहपाना थे, चस्ताना थे, रुद्रदामन फर्स्ट और रुद्र सिंह सेकेंड, है ना। चलो आगे बता देंगे, कोई बात नहीं, अभी इसको छोड़ देते। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत भैया जी शिफ्ट 2 या शिफ्ट 3 में हमने करवाया था, शायद शिफ्ट 3 में करवाया था, कल ही करवाया है 19 में, कल ही करवाया है मैंने, रात में बताया भी था और अच्छे से बताया था कि 12 मई 2020 को ये योजना शुरू हुई थी, ड्यूरिंग कोविड सेशन के शुरू हुई थी, और वहां पर आपको प्रोवाइड कराया गया था कि उसमें क्या था आपको, वेट अ मिनट, हाँ जी ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर कल इन्फॉर्म किया था ना, 12 मई 2020 को, और इसके डिटेल भी दी थी। PDF एक बार देख लेना कल वाली, वापस से नहीं लिखाएंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वेट अ मिनट, कमेंट आ रहा है किसी का। ओके ओके सर, ठीक है, टाइम रहते आपको मिल जाएगा एनालिसिस, आप परेशान ना हो, आपका एग्जाम कल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा गया था, ये तो हमने कल आपको ऐसे ही बताया था, बिना आए हमने आपको कल बताया था, कल रात में हमने आपको ये बताया था,
एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिखवाया भी था। किसी अगर कोई पढ़ के गया होगा ना तो आया नहीं था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में अपने हाथ से हैंड रिटन में बताया था, हाथ से लिखा था, हैंड रिटन में बताया था कि नहीं की। 1000 बार बोलते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीजें लिखाते हैं वो सही से पढ़ के जाया करो। तो कार्यकाल कितना होता है चुनाव आयुक्त का? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको जो पहले वो ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, भारत चुनाव आयोग इससे लिखित जो अनुच्छेद वो आपको किसमें मिलेंगे? आपके आर्टिकल रिलेटेड होंगे इससे 324 से लेके 329 तक। ठीक है, चुनाव आयोग तक आपको मिल जाएगा। चुनाव आयोग से रिलेटेड और चीजें देख लो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये आपका कब मनाया था? 25 जन। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 1950 को। आयोग का सचिवालय जो है कहाँ स्थित है? सचिवालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। चुनाव आयुक्त और मुख्य यहाँ पर देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कौन करता है? ये आपसे एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल हमने आपको पहले ही लिखा दिया है। चलो आगे चलते हैं। कार्यकाल की अवधि हो गई। चलो ठीक है, सारा कुछ हो गया। आगे चलो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया था 2023 में। 919 था, 919 महिलाएं पर 1000 पुरुष। ये था आपका बाल लिंगानुपात। हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 914 तो नहीं मिला था, एक बार कंफर्म करना। अगर 919 नहीं मिला होगा तो कहीं आपको 914 तो नहीं मिला, क्योंकि आपका जो सीजीएल एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि 919 पढ़ाया था, लेकिन वहां पर ऑप्शन में आपको 914 मिला था। इसलिए एक बार इसको देख लेना। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो बता देना। जनगणना हम आपको सेंसस पूरी करवा चुके हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ से रीड कर लेना। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे। एसएससी जेई में भी आपका सेम क्वेश्चन आया था 2024 में। वहां भी आपका बाल लिंगानुपात पूछा गया था, वहां आंसर आपका 919 ही था। चलिए, सबसे कम बाल लिंगानुपात है यहाँ पर देखो। अगर सबसे कम पूछ लेता है तो कम कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, कितना? 834 बाल लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये क्वेश्चन आपका CHSL 2023 में आया है, GD 2025 में भी आया है, और हम काफी बार पढ़ा चुके हैं कि मोहिनी अट्टम जो है केरल में किया जाने वाला डांस फॉर्म है और आपका 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। बताया था कि नहीं? चलो आगे। इसके अलावा आपका CHSL 2024 में भी ये आया था क्वेश्चन, और GD 2025 में भी आ चुका है। डांस फॉर्म हम आपको करवा चुके हैं, इनकी भी आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब हम एक एक चीज़, अभी आपको कम टाइम की वजह से हर चीज़ लिखा नहीं सकते। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में किसे प्रदान किया गया? वहाँ ऑप्शन जो थे तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी जो हैं उनको प्रदान किया गया, बहुत सारे लोगों को दिया गया। इसका मतलब आप दादा साहब फाल्के अवार्ड एक बार विजिट कर लो। ठीक है, जितने भी लोगों को मिला था एक बार रफली आप विजिट कर लो। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? आर्टिकल 12 to 35 में हमारा मौलिक अधिकार निहित है। मौलिक अधिकार आर्टिकल भी हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुके हैं, अच्छे से करवाया है पीडीएफ में, तो एक बार देख लो। कुछ हम लिखा सकते हैं, देख लो एक बार रफली। मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? मूल रूप से आपके 7 थे, 7। ठीक है, कौन कौन से थे? समानता, पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। समानता का अधिकार आपका आर्टिकल कौन सा था? 14 to 18। फिर आपका दूसरा कौन सा था? स्वतंत्रता।
जो कि आपका आर्टिकल 19 to 22 में आता था। थर्ड आपका क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, आर्टिकल की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। शोषण के विरुद्ध, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, लाइन शॉर्ट में लिख रही हूँ। आर्टिकल 23 से 24 का था। नेक्स्ट आपके पास क्या था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जो कि था आपका आर्टिकल 25 से 28। फिर आपके पास फिफ्थ था सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, जो कि था आपका आर्टिकल 29 से 30। नेक्स्ट आपका था संपत्ति का अधिकार। ये आपका पहले इंक्लूड था, अभी हटा दिया गया है। मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूंगी कि कैसे हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है बच्चे, वो आपका था आर्टिकल आपका 31। और एक 7th और लिखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सब आपके जीडी 2025 में भी पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 32। अब द ट्विस्ट इज, जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका 44वां संशोधन हुआ था। नाइनटीन 78 के द्वारा हटा दिया गया था। और इनमें किस भाग, अगर काउंट करें किस भाग में हमारे मौलिक अधिकार मेंशन है, तो भाग हो जाएगा 3, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था मैंने आपको सारा बता दिया। क्वेश्चन आपका जीडी 2025 में भी आ चुका है। इसके अलावा यही सेम क्वेश्चन आपका एमटीएस 2023 में आया है। आगे चलते हैं। और जेई में भी आया है, 2022 में आ चुका है। बहुत सारे बारे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी थी ये चीजें। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल परियोजना के रूप से जाना जाता है? जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको हम लोग गाडगिल परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टेन्योर क्या था जो तीसरी थी? थर्ड 5 ईयर प्लान। जो इसका टेन्योर था बच्चे वो था 1961 से 1966। सही है। ये सक्सेस नहीं रही थी ये वाली योजना। 5 ईयर प्लान के बारे में हम आपको बता चुके हैं, पीडीएफ आपको सारी इस बारे में प्रोवाइड कर चुके हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर हमें जरूरी लगा तो हम आपको कुछ चीजें अभी इन्फॉर्म कर देंगे इसमें, ठीक है। अभी ना क्वेश्चन देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान से जीडी में भी बहुत क्वेश्चन बने हैं इस बार, हमने आपको इसलिए पहले ही करवा दिया था ये। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना आपका विनय सावरकर के जी के द्वारा की गई थी। और इससे और जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर इन्होंने और भी सोसाइटी की स्थापना की थी, ये जुड़े थे इंडिया हाउस से, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए। और उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी, फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलो, सीजीएल में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल 2022 में। आगे चलते हैं। कब हुई थी ये तो लिख लो, हुई कब थी? ये आपकी हुई थी 1904 में। आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। इनके द्वारा लिखी हुई बुक देखेंगे एक बार। एक बुक इन्होंने लिखी थी वो भी देख लो, हिंदुत्व हु इज हिंदू, ठीक है। एक बुक तो इनकी ये थी, और इन्होंने एक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये दो बुक थी आपकी। चलिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर, भैया क्वेश्चन करवा चुके थे। 5 ईयर प्लान हमने बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की थी, और हमारे ख्याल से हमने बहुत अच्छा आपको कराया भी था। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमारा ये जो सब्जेक्ट था वो इंक्लूड था कि आपका क्या करना था, आत्मनिर्भर भारत की रचना करनी थी, स्व उत्पादक। ये हमने सब आपको करवाया था, पहले भी करवा दिया था। अब अगर गलत करके आए हो तो भाई आप जिम्मेदार हो।
चलिए आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, एक काम करते हैं 5 ईयर प्लान हम आपको लिखा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से करा देते हैं। जीडी 2024 में आया है, जीडी 2025 में भी आपका क्वेश्चन आया था, वहां भी हमने आपको बताया था, अच्छे से बताया था। इसके अलावा आपका आरपीएफ एसआई में भी आया था, पर कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा सा 5 ईयर प्लान के बारे में एक चीज एक बार फिर से लिखा देंगे। चलो आगे। राष्ट्रीय खो खो बालिका चैंपियनशिप 2023 का विजेता केरल, लेकिन हमें ये मिला है कि ये वाला क्वेश्चन जो है नोट इन पेपर नहीं आया था। इन्फॉर्मेशन तो यही मिली है कि ये नहीं आया था, जो आया था एक बार वो हम आपको मेंशन कर देते हैं देख के, और ठीक है देखो, खो खो विश्व कप पूछा गया था आपसे, विश्व कप कहाँ हुआ था, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ये कौन से ईयर का पूछा गया था, ईयर हमें नहीं पता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करा रहे हैं। हम ये मान के करा रहे हैं कि 2025 का अगर मान के करा दे तो ये आपका भारत में हुआ था। भारत में कहा, नई दिल्ली में हुआ था। अभी हमें इस क्वेश्चन के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि किस ईयर का पूछा था। नई दिल्ली में हुआ था और अभी जल्दी हुआ था 13 से 19 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, ये अगर किसी ने करा है तो ये आपका एग्जाम में नहीं आया है, इसकी जगह इस तरह का क्वेश्चन आया है कि खो खो वर्ल्ड कप पूछा गया था। अब किस ईयर का पूछा गया था ये हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है। अगर हमें कंफर्म होता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे इसको लेके। ठीक है, चलो। सिंधु घाटी किसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, लेह लद्दाख के माध्यम से वो भारत में आपकी प्रवेश करती है सिंधु नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर से बहती हुई प्रवेश करती, निकलती कहां से ये भी लिख लो, निकलती तिब्बत में, कहां से, मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, चलो, और रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ना बच्चे, हम जरूर से जरूर करवा देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, सिंधु नदी जो है उससे सिंचाई, बिजली और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को कितना प्रतिशत जल लेने की अनुमति है। 20% जल ले सकता है भारत, किसका, सिंधु नदी का। कौन ले सकता है, भारत। ये वाला क्वेश्चन आया कि कितना परसेंट जो जल है वो यूज कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। सिंधु जल संधि हुई कब थी, 19 सितंबर 1960 में हुई थी, और प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा साइन किया गया था। इसको मेंशन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि। ठीक है, कब हुई थी, 19 सितंबर 1960 को, किसके बीच में, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के उस समय के जो राष्ट्रपति थे, अयूब खान के बीच में। ठीक है, याद रखना। एक आपका क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी आवास से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन आपको शायद मिली होगी, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, ये वाला आप देख लेना। 3 क्वेश्चन हमारे पास अभी मिसिंग है, जैसे ही ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कंफर्म होगा, 19 कंफर्म होगा, 20, ये तीनों क्वेश्चन हम आपको पूरी कोशिश करेंगे टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, या फिर हम आपको इसी पीडीएफ में अटैच करके दे देंगे। ठीक है, तो इसके आप टेंशन ना लें। चलिए, और एक काम और करो, सिंधु नदी के बारे में एक और करो, ये गिरती कहाँ है, ये गिरती है आपकी जब बह के अरब सागर में गिरती है। ठीक है, जो और क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा टोटल जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, वो लिख लो 3180 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को यहाँ पर हम खत्म करेंगे, फिर साथ में बने रहिएगा। हमें जैसे ही क्वेश्चंस का कंफर्मेशन होगा, आप टेंशन ना लें, वो हमारी टेंशन है, हम आपको तुरंत से तुरंत बता देंगे। 1-2 क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो है कि नहीं है, आगे देख लो। बता रहे, एक आपका कुछ एलिमेंट्स दिए थे, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, एलिमेंट्स दिए थे और इनको अलग अलग क्लासीफाई करना था। ठीक है, तो हमें जब क्वेश्चन कंफर्मेशन होगा तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, या हम इसकी पीडीएफ थोड़ी देर में अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा 2 क्वेश्चन का कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है, जैसे ही मिलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई शिफ्ट 2 थोड़ा सा टफ आया है। टफ क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। अदरवाइज अगर आपने सही से रेफरेंस पढ़ा है तो आप आराम से 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। आपके पास जो क्वेश्चंस मिले हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, हम टिक करते जा रहे हैं। आपका हमने पहले बताया था, सीपीओ एग्जाम में आया था, 2024 जीडी एग्जाम में भी आ चुका है ये आपका, अभी 2025 में ही आया है। तो ये क्वेश्चन तो डुएबल था, ये तो कर लिया होगा। टोटल कितने 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था। ये हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया था, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे। ट्रिपल आर गाने के नाटू नाटू सॉन्ग को किसने गाया था, एम आर किरावानी। अब याद करो जरा, 04 फैब से यहाँ पर हमने आपको शायद 7 फैब तक करवाया था, उसमें ये सॉन्ग आया हुआ था, वहां भी हमने बताया था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो जिसने स्टार्टिंग वाली पीडीएफ की होगी तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य जो है क्या थे। अच्छा, एक बात हो रही है, जो हमारा ट्रिपल आर वाला ये सॉन्ग था नाटू नाटू, इसको आपको एक अवार्ड दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड। ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी थी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने जितने भी लक्ष्य थे सारे के सारे इंक्लूड करके आपको ऑप्शन में दे दिए थे। अगर सही से देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो आप सारे कर सकते थे। मैंने पहली दूसरी से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जितने भी उन्होंने एम डिसाइड किए थे, वो सारे आपको एक ही ऑप्शन में प्रोवाइड कर दिए। जैसे कि इक्वालिटी थी, आत्मनिर्भरता था हमारा, ये सेकेंड का है, और इस तरह से आगे चल दो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यही मिला था, यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिला था आपको सारे ऑप्शन उन्होंने इंक्लूड करके दे दिए थे। सारी पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी उन्होंने एम रखे थे, सबको कंबाइन करके एक ऑप्शन बनाया हुआ था। आगे चलो, ओलंपिक में बैडमिंटन की कितनी तरह की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, टोटल होती है 5। ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था, आपका 1992 में। ये वाला मैं मेंशन कर देती हूँ शॉर्टकट में। 1992 में शुरू किया गया। चलिए, बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं, ये आपका जीडी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला मेंशन कर लो। टोटल नंबर कितने मिलते हैं आपको, 21 मार्क्स। टोटल गेम कितने होते हैं, 3। पांच प्रतिस्पर्धाएं जो होती हैं उसमें आपका क्या क्या आता है, एक बार ये लिख लो। आपका हो जाता है मेल सिंगल यानी कि पुरुष एकल, फिर हो जाता है आपका महिला एकल, फिर हो जाता है पुरुष युगल, नेक्स्ट आपका महिला युगल, और एक आपका लास्ट जो होता है 5वां मिश्रित युगल। ये हो गई आपकी टोटल 5 प्रतिस्पर्धाएं। बांग्लादेश के निर्माण के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ पूछ लिया था। बांग्लादेश का निर्माण जो है आपका कब हुआ था, इन 1971। और आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, उसकी जो अवधि थी वो थी आपकी 1969 से लेकर 1974। तो अगर आपको ये पता होगा कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ तो आपने आंसर कर लिया होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट के अगर कंपैरिजन में करें, सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा घुमे हुए क्वेश्चंस आए, पढ़े हुए क्वेश्चंस तो आए लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया था, इन 1971। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी आपको 5 ईयर प्लान्स की जो है हमने आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी है। जो 5 ईयर से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन ही डुएबल थे, बस ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण को लगा के पूछ लिया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है, ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। 365 डेज की सीरीज में हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, वहां पर जो बच्चे ऐड नहीं है उन्हें नहीं पता होगा। चलो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, न्यायपालिका। अगर आपको न्यायपालिका ऑप्शन में नहीं मिला होगा तो आपको सर्वोच्च न्यायालय आंसर में मिला होगा। तो दोनों में से आपको जो ऑप्शन में मिला हो आप वो टिक कर लेना। आगे चलते हैं।
या इसको बोल सकते हैं इंटरप्रेटर। जेई में आपका क्वेश्चन ये आ चुका है 2024 में। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम नहीं पूछा गया था आपका, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि कमेंट में जो बच्चों ने बोला है कि आयाम नहीं पूछा गया था। चलो ये पूछा गया था नीचे वाली, इसकी हाइट पूछी गई थी। अगर आयाम पूछा जाता तो आपका 18x15 मीटर हो जाता। आयाम जो है आपका जेई एग्जाम में पूछा जा चुका है 2023 में। अब आयाम नहीं पूछा था, आयताकार होता है और डिसाइडेड बाय ये है FIBA यानी कि अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा ये डिसाइड किया गया है इसका जो आकार है। अब आकार नहीं पूछा गया है तो इसके बाद आपका ये चीज जो पूछी गई है ये वाला आपका 2023 जीटी एग्जाम में भी आया। बास्केटबॉल में जिस रिंग में गेंद आ जाती है उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? 10 फुट दिया गया था या 3.05 मीटर, दोनों में से कोई एक दिया गया था या दोनों दिए गए थे। आप अपना आंसर यहाँ से पिक कर लेना। जो बास्केटबॉल खेलने का क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है आपका कोर्ट, परिसर जो होता है। और ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में आया है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुखविंदर सिंह संधू से रिलेटेड क्वेश्चन आया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। माइक्रो फाइनेंस का आपका काम पूछा गया था, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइएगा, बाई ऑप्शन कीजिएगा, आपको ऑप्शन में यही मिला था या कुछ और मिला था, एक बार देख लीजिए वहाँ पे आपको कार्य में क्या ऑप्शन मिला था। नेक्स्ट है आपका भारत में छोटे उद्योगों से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो सूक्ष्म और लघु मध्यम मंत्रालय जो है वो आपका MSME कहलाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? बताया था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर। जीडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 की PDF में आपको मिला होगा। इसके अलावा आपका 2025 में 2 बार रिपीट हुआ है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो हमने आपको टेन्योर बताया था 74 से 78 बताया था। और जीडी में आपका इससे एक और क्वेश्चन बना था कि किस जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो 5 ईयर से पहले कंप्लीट हो गया था। वहां पर आपका आंसर बना था पंचम जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो टेन्योर था वो अपने टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था, मतलब कि 4 साल का ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था ये वाला आपको PDF में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे चेक करो। तो 2-3 बार नहीं, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन। निचले सदन को क्या कहा जाता है? ये भी हमने आपको बताया था। निचला सदन आपका लोकसभा कहलाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी बताई थी? 550। याद आया होगा, हमने आपको पूरा लिखाया था। आगे, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये भी बताया था। ये भी क्वेश्चन आपका जीडी 2025 में आ चुका है। समानता का अधिकार मेरे ख्याल से 2 से 3 बार आ चुका है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। वहां पर रटा रटा के बताया था, रट लो भैया। इसके अलावा आर्टिकल्स की अलग से आपको हमने प्रोवाइड की थी, कल की थी या परसों की थी। आर्टिकल्स की PDF अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड करी थी, वो भी आपको टेलीग्राम पे दी थी कि एक बार देख लेना। एक क्वेश्चन आपका भारतीय प्रेस अधिनियम से रिलेटेड आया है, जो कि अभी पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रेस अधिनियम 1910 से आया है। अभी कंफर्मेशन नहीं है मुझे क्वेश्चन का, अगर होता है तो हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। ठीक है, समानता वाला जो अनुच्छेद है ये तो आपका जीडी 2025 में आया। इसके अलावा आपका जेई 2021 में भी ये क्वेश्चन आपका आया था, आपका आर्टिकल ही पूछे गए थे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया था। आपका केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड पूछा गया था। अगर केंद्र शासित प्रदेश आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको डायरेक्ट दमन दीव ऐसे ही नहीं दे दिया होगा, आपको ऑप्शन में या तो पूछा होगा, अगर नहीं पूछा है तो आपको डायरेक्ट सिर्फ इसी तरह का ऑप्शन मिला होगा, बाकी कोई राज्य नहीं मिला होगा अगर केंद्र शासित प्रदेश उन्होंने एड ऑन नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम आपको करवा चुके थे। CHSL में आया है, 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। दमन और दीव हो जाएगा, और अगर राज्य पूछते जिला केंद्र शासित प्रदेश में नहीं जाते तो आपका हरियाणा हो जाता। दमन और दीव में अगर आप लिंगानुपात की बात करेंगे तो सबसे कम हो जाएगा कितना? 553। आगे चलते हैं। तो डुएबल जो क्वेश्चंस थे हमारे पास, ये वाला भी आप कर सकते थे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते। ये वाला अगर आपको पता होगा तो हो जाता। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम बताया था हमने
सुखविंदर सिंह संधू एक बार आ चुका है, 4 से 7 फरवरी के बीच आया था, ये क्वेश्चन भी डुएबल था, ये वाला भी आप कर सकते थे। एमएसएमई ये वाला भी आपका डुएबल क्वेश्चन था। निचले सदन ये भी हमने बताया था आपको। समानता का अधिकार ये भी करवाया था। आगे चलो, ये वाला भी आपने किया होगा। हमने आपको सेंसस की वीडियो प्रोवाइड की थी और चिल्ला चिल्ला के बोला था भैया जी 2 वीडियो करवाई है, एक नई है एक ओल्ड वीडियो है 1 ईयर, और बोला था, स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि दोनों की दोनों कर लेना, वहां पर हमने मेंशन भी किया था। ना यकीन हो तो चेक कर लो पीडीएफ में। आगे चलो, काम का अधिकार किस संस्था के अंतर्गत आता है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा कौन कौन गलत करके आया है? ये क्वेश्चन अभी आपका जल्दी शिफ्ट में आया था मेरे ख्याल से, 17 के बाद आया है या 13 के पहले वाले एग्जाम में आया, किसी में आया है। हमने आपको मनरेगा के बारे में पूरी डिटेल दी थी कि आपका जो अधिनियम था कब पारित हुआ था। आपका सीपीओ एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ था 2024 में, वहां पर आपका पूछा गया था कब पारित हुआ था अधिनियम। अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, किसके द्वारा? संसद। और लागू कब हुआ था? 2006 में। एडिशनल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी, इसका नाम चेंज हुआ था। पहले आपका ये था नरेगा, फिर इन 2009 इसका नाम बदल के कर दिया गया तो ये आपका क्वेश्चन आया था। यहाँ पर हमने आपको बोला था काम करने के जो डेज थे वो डिसाइडेड थे, 100 डेज का वर्क था, और इसमें महिलाओं का जो रखा गया था कि 1/3 जो 1/3 काम था वो महिलाओं का होगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और बना था कि जो इसका वेतनमान है वो कितने दिनों के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो बिटवीन 15 डेज आपका वेतन जो है वो कर्मचारियों को प्रदान कर दिया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आया था, वो हमने आपको बता दिया था पहले ही। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपका डुएबल था, आपने कर लिया होगा। तो जिसने थोड़ा सा भी रेफरेंस ढंग से पढ़ा होगा, अब उनका तो देखो नहीं होने वाला। ये जो पीडीएफ और ये बिना केवल स्क्रीनशॉट ले लेके क्वेश्चन निकल गया ना बिना पूरी वीडियो देख के, अब अगर बोले ना किसी ने कमेंट किया ना ये नहीं पढ़ा था या ये नहीं बताया था, तो समझ लेगा। 10 बार बोला था वीडियो भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, स्किप कर करके नहीं देखना है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, लेकिन स्किप नहीं करना है। ये सब मैंने डिटेल आपको पहले ही प्रोवाइड की थी। स्वच्छ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित है? स्वच्छ भारत अभियान आपका महात्मा गांधी की जयंती पर चलाया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक हमें भारत को स्वच्छ करना है, जो कि मोदी सरकार की गवर्नमेंट में पूरा हुआ ही नहीं। आगे चलो, फिर इसका दूसरा चरण भी शुरू हुआ, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो ये आपका कार्य जो है चालू है। हो सकता है इसको 3rd स्टेज तक प्रोवाइड आगे और बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है आपका सरयू साई जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है आपके सरयू साई। मैंने आपको प्रोवाइड की थी एक लिस्ट डांस फॉर्म और उनके जो डांस हैं, इनसे रिलेटेड जो डांसर्स हैं, भरतनाट्यम से रिलेटेड लोग हैं, कथक से रिलेटेड लोग हैं। मुझे याद नहीं है मैंने ये वाला नाम इसमें इंक्लूड किया था कि नहीं, क्योंकि ये नाम मुझे मिला नहीं है किसी भी एग्जाम में, तो शायद ये नया नाम एंट्री हुआ है। अदरवाइज अगर किसी एग्जाम में होता तो हमने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया होगा। चलो आगे, 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने एशियाई गेम में जीता था। आज की शिफ्ट 1 में ही हमने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। 2018 में गोल्ड लिया था और 2020 में भी गोल्ड इन्होंने लिया था। अलग अलग गेम्स थे, शिफ्ट 1 में ही करवाया है। आज 25 की शिफ्ट 1 में ही हमने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, केवल उनका गेम पूछा था, हमने आपको अवार्ड भी मेंशन किए हुए थे। चलो, यहाँ पर एशियन गेम्स में पूछा है तो आपका 2018 में गोल्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक आपका ये क्वेश्चन मिला है जिसका मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है। प्राचीन काल में मानव में कुल हड्डियों की संख्या का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है क्या कुछ और आया है? ये एक बार मुझे कंफर्म कर देना अगर किसी बच्चे का एग्जाम था, वेरीफाई करना, ठीक है। तो आपका ये वाला भी हो गया होगा, स्वच्छ भारत मिशन ये वाला भी हो गया होगा। सबको पता है गांधी जी के उससे प्रेरित करके किया था। ये आपका नया क्वेश्चन था, इसको ऐड ऑन कर लेना अपनी लिस्ट में, क्योंकि मुझे याद है हल्का सा कि ये नाम मैंने आपको ऐड ऑन नहीं किया है। आगे देखो, नीरज चोपड़ा वाला भी कर लिया होगा, जिसका शिफ्ट 2 रहा होगा। शिफ्ट 1 की वीडियो शायद नहीं देख पाए होगा, वरना ये मैंने सुबह ही करवाया था आपको।
ये आपका हो जाएगा हिपोक्रेट्स और गैलन। चलिए, तो ये वाली शिफ्ट थोड़ा सा टफ आई है। टफ क्या आई है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिया, जैसे कि पंचवर्षीय योजना ही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पूछ लिया। अगर किसी को बंगाल का निर्माण नहीं पता होगा तो वो नहीं कर पाया होगा। चलो, तो शिफ्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चन हम आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा देंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, कंबाइंड पीडीएफ। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ अपलोड कर देंगे। कल जिसका एग्जाम है, देखो क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं है, एक दो क्वेश्चन रिपीटेशन का हुआ आपका, और इसके अलावा जो आपसे पूछा गया है, हमने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको लिखाए थे उनमें से आपको काफी क्वेश्चंस मिले हैं। पीडीएफ से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन मिले हैं, एक जीडी 2023 का मिला है, और नहीं, 2 जीडी 2023 के मिले हैं, ठीक है, और 2025 के ही 2 क्वेश्चन हैं आपके। चलिए, तो जिसने सही से पढ़ा होगा रेफरेंस ना, उसका हुआ होगा आराम से 17 से 18 क्वेश्चन डुएबल थे, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दोगे। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे शिफ्ट 3 की वीडियो में कुछ देर के बाद, तब तक के लिए साथ में बने रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। चलो देखो, आपसे पूछा गया था भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो आपके संविधान का भाग 4। आप इससे पहले आपका ये क्वेश्चन जीडी एग्जाम 2025 में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, और हमने आपको पहले भी बोला था इसको तैयार करना है ना, बताया था, पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी टेलीग्राम पे। और किस आर्टिकल तक शामिल है, तो आपका आर्टिकल कितना 36 से 51 आर्टिकल तक है जो आपका इंक्लूडेड है। वेट अ मिनट, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक शामिल है, बताया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करेंगे, उसके पहले हम आपको बता देते हैं, ये आपका सीजीएल में एग्जाम में भी आया है और एमटीएस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए, सीजीएल में आपका 2023 में आ चुका है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना कौन सी थी? गोवर्धन योजना थी हमारी, जो अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड थी। इसके अलावा इस तरह से आपसे जो और क्वेश्चन बने थे आपका केंद्रीय बजट 23-24 में, वो देखो CHSL 2024 में आपका एक क्वेश्चन बना था कि कौन सी योजना रासायनिक, ये मेंशन कर दे रहा हूं मैं, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित है। ये भी आपका CHSL में आया था, रासायनिक उर्वरक उपयोग कम करने से रिलेटेड है। तो ये जो आपकी योजना थी, ये आपकी PM प्रणाम कहलाई। PM प्रणाम योजना के तहत आपका रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना था। इस तरह के केंद्रीय बजट में और भी योजनाएं थी, जैसे कि PM डिवाइन थी, PM श्री थी, सीड स्कीम थी, है ना। तो इसमें मैं आपको और बताती हूँ, केंद्रीय बजट आपकी इसमें और जो स्कीम्स इंक्लूडेड थी वो थी आपकी PM डिवाइन और PM श्री थी, जिससे अभी आपसे क्वेश्चन ये GD 2025 में आपसे PM श्री योजना से क्वेश्चन बना था, याद है, हमने आपको इसका फुल फॉर्म करवाया था। तो PM श्री से आपका क्वेश्चन बना था, और इसके अलावा आपकी एक स्कीम और थी, सीड स्कीम। ये आपकी स्कीम्स लॉन्च हुई थी केंद्रीय बजट 2023-24 से रिलेटेड, जितनी थी हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। गोवर्धन योजना क्या था? इसका मोटिव था जैव कृषि संसाधन को बढ़ावा देना। शुरू कब हुई थी आपकी? 2018 में इसको स्टार्ट करा गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा अगर आपको साउंड आया तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा तो दिक्कत रहती है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? श्री HD कुमार स्वामी जी जो है आपके भारी उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट, उपलापू श्रीनिवास जी हैं, आपको क्वेश्चन में मिला होगा यू श्रीनिवास करके, यू ट्रॉट श्रीनिवास, इनका जो पूरा नाम है वो उपलापू श्रीनिवास जी है। पूछे गए थे आपसे कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपका मैंडोलिन वादक है। इसके पहले आपका सेम क्वेश्चन यही आया है आपका CGL एग्जाम में 2023 में, ठीक है। चलो, नए बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर उनको सेशन सही लगता है, कंटेंट सही लगता है, तो वो साथ में बने रहे, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत सारे हैं। आप इधर RPF कांस्टेबल होगा, कांस्टेबल के बाद तुरंत आपका दूसरा एग्जाम शुरू हो जाएगा, है ना। इस तरह से एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो आपका ग्रुप D आ जाएगा, ग्रुप D के भी PPIP हमें करवाने हैं।
तो इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हैं साथ में बने रहें। एटलीस्ट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज्वाइन कर रखेंगे, अपना बेस्ट हम देंगे आपको। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का पुरुषों में सबसे साक्षर राज्य कौन था? हमने आपको बताया था 2011 की जो सेंसस थी, जनगणना थी, उसके अनुसार जो सबसे साक्षर राज्य था वो था केरल। ठीक है, केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था, हमने कितना बताया था, 94%। अगर यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो वो भी ज़्यादा ही होगा। अगर आप मेल्स की लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 96.11%, और अगर आप फीमेल्स की लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92.07%। बताया था ना, आपने यूपी में बताया था, भारत में बताया था 72.98 है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, इधर पे लिख देती हूँ, अगर आपसे बन जाएगा तो पूछ लेंगे। इंडिया का जो लिटरेसी रेट था कितना था, 74.04%, जिसमें कि आपका मेल और फीमेल जो था, मेल आपका कितना था 80.88% और फीमेल कितना हो जाएगा 64.63%। ठीक है, चलो अगर आपसे पूछ लेंगे तो आप कर लेंगे। आगे चलते हैं। एमटीएस एग्जाम में आपका केरला का टोटल लिटरेसी रेट पूछा गया था एमटीएस 2022 के एग्जाम में, तो आराम से कर लेंगे, कितना था 94%। चलो, सीवी चंद्रशेखर को किस शैली से उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देखिए, हर क्वेश्चन में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अपकमिंग आने वाला है या आ चुका है या किस एग्जाम में आ चुका है, किस शिफ्ट में आ चुका है, उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आ चुके हैं। टाइम को देखते हुए हम आपको जितना अपना मैक्सिमम बेस्ट कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सीवी चंद्रशेखर जो है, उनको जो पद्म विभूषण मिला था वो मिला था भरतनाट्यम के लिए। और आपका ये जो क्वेश्चन है ये CHSL एग्जाम से उठाया गया है, वहाँ पर 2022 में आपका डिट्टो क्वेश्चन प्लेस हुआ था। कब दिया गया था, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ पद्म विभूषण के ऊपर, कब दिया गया था, 2011 में पद्म भूषण। भरतनाट्यम जो नृत्य है, एक चीज यहाँ पर लिखो, एक क्वेश्चन आपसे बना था कि किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो जो हमारा ये डांस फॉर्म है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ये बाद में मुझे पता नहीं खुद को ना याद रहे करवाना, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये देवदासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है आपका। नेवर नो मैं कब क्या बता दूँ और आपको वो एग्जाम में मिल जाए, है ना। चलो, भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य में आ जाता है, टोटल 8 है और उसमें आपका शामिल है। ठीक है, चलो, इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन जीटी एग्जाम में आया था, जीटी कांस्टेबल एग्जाम में आया था, 2023 में आया था, वहां पर आपका डांस पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक जीटी 2025 में आपका ये क्वेश्चन बन चुका है। अभी 4 से लेके 13 तक का जो 13 फैब का एग्जाम हुआ उसमें आपका ये क्वेश्चन मेंशन था। बीएसएफ के महानिदेशक आपके दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। बैडमिंटन के कॉर्क का वेट पूछा गया था, तो 4.74 से 5.50 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मिला था, अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी बार पढ़ा चुके हैं। डे 365 डेज की सीरीज में हमने आपको इतना अच्छे से करवाया है, इतना तो हमें लगता है आपको कहीं मिला भी नहीं होगा। तो ये टोटल जो टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है ये होता है आपका 6 मंथ का। क्लियर, चलो, और एक बात और, आपातकाल की अवधि को एक समय में 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखो, अब आर्टिकल 352 के तहत भारत में अब तक 3 बार घोषित किया जा चुका है। मैं आपको सारा क्लियर करती हूँ, थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए रहेगी। देखो यहाँ पर समझो, हमारे आपातकाल हम वैसे आपको पढ़ा चुके, थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे पढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर से आपका आर्टिकल 352 के तहत आपका आता है, इसके बाद आपका आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल आता है और आपका आर्टिकल 360 के तहत आपका आपातकाल एक आता है। जो आपका 352 के तहत आता है वो आपका कहलाता है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है,
जो आपका 356 के तहत आएगा वो आपका आएगा राष्ट्रपति शासन, और जो 360 के तहत आएगा ये आएगा आपका वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। अब देखो द फैक्ट इज, जो हमारा आर्टिकल 352 है ये हमारे पे अभी तक कितनी बार लागू किया जा सकता है, 3 बार घोषित किया जा चुका है, ठीक है, 3 बार। तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, आपको तीनों फॉर्म कब कब हुआ। पहला तो हुआ इन 1962, क्या था, चीन युद्ध था। दूसरा जो था आपका 1971 में जारी किया गया, कब, पाक युद्ध के दौरान, ये भी मैं सब बता चुकी हूँ आपको 365 डेज की सीरीज में। थर्ड आपका जारी किया गया 1975 में, कब, आंतरिक अशांति के तौर पे। ये वाला जो जारी किया गया था ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा जारी किया गया था। ये मैं सारा का सारा डेटा आपको पढ़ा चुकी हूँ 365 की सीरीज में। चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा, हमने आपको सारा कुछ बता दिया। चलिए, इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, जो हमारा राष्ट्रपति शासन है इसको यहाँ पर लिख लो, या और संवैधानिक आपातकाल। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फ्रेम हुआ था, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में किसके द्वारा किया गया। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया। हमने आपको 365 डेज की सीरीज में नए क्वेश्चन की सीरीज कराई है। डे 90 से जब आप ऊपर जाएंगे डे 90-91, वहाँ पे हमने अपना पढ़ाने का मेथड चेंज किया हुआ था। वहाँ हमने आपको बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कैसे है। हमें क्वेश्चन में ही क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन में आंसर भी ढूंढना है, ऑप्शन में क्वेश्चन बनाना है और उसके साथ अपना आंसर भी निकालना है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। मतलब एक एमसीक्यू से हमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनाना और उसके आंसर निकालना हमने आपको सिखाया था। जिसने देखी होगी 365 डेज की सीरीज, जो 90, 91, 92 इधर से है, वो स्टार्टिंग के आप 80-90 डेज छोड़ दें, अगर 91, 92 इधर से आगे एक्सटेंड करेंगे ना तो आपको प्रोसेस पता चलेगा। चलिए, तो आपका आविष्कार कब हुआ था, 1913 में, किसके द्वारा, हेनरी मोसले के द्वारा। अब देखो इससे जो जो आपके क्वेश्चन बने हैं, जीडी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन बना था आपसे कि आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने किया था। तो हेनरी मोसले जी ने किया था, कब, 1913 में। चलो, कल मैंने आपको डोबेराइनर के त्रिक समूह के बारे में बताया था। एक और चीज लिखो, अष्टक नियम किसने दिया था, अष्टक नियम, तो ये न्यूलैंड्स ने दिया था। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। आपको आवर्त सारणी मुझे बतानी पड़ेगी क्या। पहला जो होता है अपना आवर्त, इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास का तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। तीसरे बता दूं क्या, देखो ऐसे मेंशन कर लो, यहाँ पर लिख लो आवर्त, यहाँ पर लिख लो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। पहले आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, चौथे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में आपका 32, ठीक है। इतना हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चल आगे जो आपसे क्वेश्चन बनेगा, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ। देखो इसका जो आधार था, बेस, वो आपका लिया गया था परमाणु क्रमांक को, ठीक है। तत्वों को 36 पंक्तियों में उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर प्लेस किया गया था। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है किसने किया था। और चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से इतना काफी है, यहाँ पर लिख लेना आधुनिक आवर्त सारणी।
देखो वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा करके देख लो, बट स्किप मत करो, क्योंकि मैं कब क्या बता दूंगी और आपको एग्जाम में कब क्या मिल जाएगा ना, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लो, बट स्किप मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में कौन प्रतिष्ठित है। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा बच्चों से डाउट मिला है, बच्चे बोले पुरंदर दास जो है ऑप्शन में नहीं था। बच्चे अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो हमें एक बार कंफर्म करो, कर्नाटक संगीत के पितामह ही पूछे गए थे क्या, कि कहीं इसके अलावा आपका त्रिमूर्ति से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आया था। अगर पुरंदर दास जी आपको ऑप्शन में नहीं मिले हैं तो बच्चे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से कोई एक पूछा गया होगा। फिर हम आपको तीनों मेंशन करा देंगे, एक बार देख लेना, ठीक है, और करके मेंशन करा देंगे। चलो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। कर्नाटक संगीत के जनक या पितामह, CHSL एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था 2024 में। अगर ये आया है तो आपका आंसर 101% पुरंदर दास ही होगा। इनको कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1484 से 1564 तक था। आगे अगर ये नहीं आया है तो ध्यान देना, आपसे इनमें से कोई पूछा गया, इसका मतलब कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। तो आपको इनमें से कोई नाम मिला होगा। पहला है आपका श्यामा शास्त्री, दूसरा है आपका त्यागराज जी, और तीसरा है मधुस्वामी, दीक्षितार। अगर ये नहीं मिला है बच्चे पुरंदर दास, तो आपको इन तीनों में से कोई एक मिला होगा, या तो श्यामा शास्त्री मिला होगा, या त्यागराज, या मधुस्वामी दीक्षितार। इन तीनों को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। पुरंदर दास आपकी इस त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं थे। सही है। चलो तो अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना, आपको बाकी ऑप्शंस में से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति किस राजवंश से हुई थी, ये भी देख लो। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति जो है, आपसे उत्पत्ति पूछी जा चुकी है CGL एग्जाम में 2023 में। देखिए जितना हमें ज़रूरी लगता है आपके एग्जाम में आया हुआ, उतना हम पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी जो वंश जिसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये हुई थी आपकी विजयनगर राजवंश से। ये क्वेश्चन आपका आया है। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह हमने करवा दिए हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। पुरंदर दास जी के बारे में और जानना चाहेंगे। पुरंदर दास जी का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1484 से, ये मैंने अभी बताया था, लिखवाया नहीं था, 1564। ठीक है। भगवान कृष्ण के भक्त थे। चलो, और उनको ऋषि नारद का अवतार भी लोग कहते थे, कहते होंगे भाई, संगीतकार थे, हो सकता है कहते हो। यहाँ पर मैं टेन्योर आपका क्लियर लिख देती हूँ, 1484 से 1564। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है आज की शिफ्ट का। चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है बच्चे, लेकिन बच्चों ने बोला हमारा ये वाला जो है चौथी पंचवर्षीय योजना वो ऑप्शन में नहीं था। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो आपको थर्ड पंचवर्षीय योजना मिला होगा। वैसे तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका CGL एग्जाम में आ चुका है 2022 में। ठीक है। अब यहाँ पर जब बच्चों ने बोला कि चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अगर ऑप्शन मिला था तो आपको तीसरा टिक करना था, क्योंकि जो आपका ये बोला गया है आत्मनिर्भरता, हो सकता है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था उसका जो मेन एम था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपका चौथा नहीं है तो आपको ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन टिक करना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी एक बार वेरीफाई कीजिए। देखिए जिस भी क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप एक बार वेरीफाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है हमने नहीं दिया है।
तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी डाउट को क्लियर करने की, तो थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा। नेक्स्ट, पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले थे? नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन आया था, वैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था आपका, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया है, तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए, दोनों में से कोई एक था, जो भी था, जिस बच्चे का एग्जाम था कंफर्म कर देना। एक आया है और एक अगर नहीं भी आया है तो भी आपका तैयार हो जाएगा। नवपाषाण काल में पूरा पाषाण काल के लौह अयस्क के किस क्षेत्र से संबंधित थे? दक्षिण भारत से रिलेटेड थे। नेक्स्ट आपका है 2010 राष्ट्रमंडल खेल किस स्टेडियम में हुआ था? जीडी पीडीएफ करवाई थी, 2024 का क्वेश्चन है आपका, जीडी 2024 में आया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ? दिल्ली में हुआ था, आयोजित हुआ था। कब से? 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक, ठीक है। तब उस टाइम जो मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और डिटेल लिखोगे। 2010 राष्ट्रमंडल, इसका जो शुभंकर था वो था शेरा, तो इसका स्लोगन था, या आप हिंदी में बोलते हैं नारा था, वो था कम आउट एंड प्ले। इसका जो आधिकारिक गीत था, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आधिकारिक गीत जो था वो था जियो उठो बढ़ो और जीतो, ठीक है। जितना हमें लगा उतना हमने आपको मेंशन करवा दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ऐसा क्वेश्चन आया था आपका 2010 में की थी। CHSL एग्जाम में आपका ईयर पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, तो वो जाएगा आपका 2010, ठीक है। अगर इसमें आप बात करेंगे इंडिया किस पोजीशन पे था, तो इंडिया था आपका सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे था, जिसमें आपका टोटल मेडल थे 101। 101 में आपका 38 गोल्ड था, 27 आपका सिल्वर था और 36 जो है वो ब्रोंज था। जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेडल 177 थे, ठीक है। जितनी मुझे डिटेल जरूरी लगी उतनी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला था देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देवबंद आंदोलन के देखो संस्थापक जो थे वो थे आपके मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी और इसके अलावा मौलाना रशीद अहमद गंगोही, ठीक है। कब हुआ था देवबंद आंदोलन? आपका ईयर लिख लो एक बार, 1866 में। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद कासिम नानूतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। एम क्या था इसका? जब ये आंदोलन हुआ उस समय ब्रिटिश शासन को खत्म करना और उनको लोगों को शिक्षित करके मुस्लिम समुदाय को बहाल करना, ये इनका एम रखा गया था। आगे चलते हैं। बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों में एक त्योहार पूछा गया था जो सांप देवी मनसा का सम्मान करता है, बिहुला त्योहार आपका हो जाएगा। दो क्वेश्चन हमें मिले हैं नदी से रिलेटेड, दोनों में से कोई तो एक आया है, वन ऑफ देम, तो जो आया है एक बार वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज एक आपका आया है और एक आपका तैयार हो जाएगा। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से बहती है तो इसे क्या कहते हैं? इसको विसर्ग बोलते हैं। और अगर एक नदी अलग अलग भागों में बढ़ जाती है तो आगे जाके क्या बनाती है? डेल्टा। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन आया है तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना। टाइफाइड से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है और टाइफाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर बैक्टीरिया पूछा है तो आपका हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसके अलावा इसके लिए जो टेस्ट है आपका वो हो जाएगा विडाल टेस्ट। एक तरह का ये क्या है? संक्रामक रोग है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। चलो, और इसका जो टेस्ट है किया जाने वाला परीक्षण हो जाता है विडाल टेस्ट। चलो आगे। हरित क्रांति किसमें वृद्धि हुई? हरित क्रांति से अपने कृषि उत्पादन और कृषि में जो फसलें हैं
फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। यहाँ पर एक बच्चे का बोलना है कि फसलों की उत्पादकता ऑप्शन में था, इसके अलावा आयातित फसलों की उत्पादकता, तो आपकी जो फसलों की उत्पादकता थे वो ऑप्शन हो जाएगा, आयात वाला नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उत्पादकता होगा, आयात वाला नहीं होगा। इसके अलावा आपके इसमें वृद्धि किसमें हुई थी, यहाँ पे मैंने आपको जीडी में आया हुआ क्वेश्चन एक इन्फॉर्म किया था 2023 में कि किसका उत्पादन बढ़ाया गया था। तो उत्पादन आपका जो बढ़ा वो था गेहूं, दाल, चावल। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा गेहूं, दो मिलेंगे तो आपको गेहूं और चावल मिल जाएगा, दाल कम मिलता है, लेकिन हमने आपको बता दिया। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, हमने आपको कल बताया था इन 1965। ये जो आपका दशक कहलाया, इसका अगर दशक पूछ लिया जाएगा हरित क्रांति का, तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आपका दशक पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1960 से 1970। ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। हरित क्रांति, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरित क्रांति के दौरान किस फसल की उच्च कीमत वाली फसल में वृद्धि, ठीक है, सीजीएल, आपका सीजीएल क्वेश्चन आया था, सीजीएल एग्जाम 2022, और यहाँ पर फसल पूछी गई थी कि किस फसल में वृद्धि हुई थी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है वो और लिख लो, सीएचएसएल एग्जाम में आया है, 2024 का है। हरित क्रांति किसके परिचय के कारण हुई थी, तो हरित क्रांति, यहाँ मैं डैश कर रही हूँ, आप फिल करना था, उच्च उपज वाली बीज किस्मों के कारण हुई थी। ठीक है, ये आपका सीएचएसएल एग्जाम में आया है, एज इट इज क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने फ्रेम करवा दिया। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करंट से आया था कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो हुआ था उसके अनुसार कुल नामांकन छात्रों का कितना हुआ था, 4.33 करोड़ हुआ था आपका 21-22 के सेशन में। तो हमें इतने 20 क्वेश्चन मिले, हमने पूरी कोशिश की कि आपको एकदम एक्यूरेट सब चीज़ें मिल जाएं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने अपने अकॉर्डिंग दी, आपको प्रीवियस ईयर भी मेंशन करा दी, किस एग्जाम में आया था, किस ईयर में आया था, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, बाकी आपको काम करना। ठीक है, चलिए कंबाइंड वीडियो आपको मिल जाएगी कल मॉर्निंग में। इसके अलावा ओके, भक्ति मार्ग सर, आपका एग्जाम 25 तारीख को है, आप टेंशन ना लें। 22 को हम आपके सारी शिफ्ट की पीडीएफ और कंबाइंड वीडियो आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, चलो आप टेंशन ना लें, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। 21 को कल और पेपर है, कल जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम फिर से कहेंगे, आप अपनी पीडीएफ जो हमने डाली है एक बार रिवाइज करके जाओ। थोड़ा सा पेपर घुमा हुआ है, थोड़ा सा टफ आया है, बट कोई बात नहीं है, आप जैसा भी है नॉर्मलाइजेशन होगा कुछ। चलिए देखते हैं, जैसा भी है साथ में बने रहिएगा।